हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें। चलिए हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल आसे निम्न कुल के में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया। धनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिनका संबंध राजनीतिक से है। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त कौन जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकराना चंद्रगुप्त को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिक गुरु यानी भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। जो द्वार है 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्शी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है ना 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुआ। इसके बाद देखिए हम
पढ़ते हैं। अमित घात का अर्थ है शत्रु विनाशक, ठीक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट में देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियाकोस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन धर्म ने में बिंदुसार को शिवसेन कहा गया। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलाटक था। चलिए हम पढ़ते हैं अब अशोक, ठीक है। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 259 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावरदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं रेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता था है। कर्नाटक के गुलबर्ग जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रान्यू अशोक राजा यानी अशोक उल्लिखित हैं। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में। इसके बाद देखिए, प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट में देखिए, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह सर्व धर्म का उपवासक था। निग्रोधक के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपवासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीवक को रहने हेतु
बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, क्रोस्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, क्रोस्टी लिपि का अभिलेख शाहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नोट में खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्रोस्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भाग में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरोटी फेनथैलर ने की थी, जिनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसे को हुई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्रथम शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। शिलालेख और विषय देखिए। पहला शिलालेख में इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा में मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौर पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा में देखिए, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा में देखिए, इसमें धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। इसके बाद है 11वां में इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपड़ा यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा यह अभिलेख लेख चंपारण खोज 1872 में कार्लायल ने की। लहरिया अरेराज चंपारण बिहार में, लहरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। तो चलिए हम देखते हैं मौर्य प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ
तक्षशिला है, अवंती राष्ट्र उज्जैनी है, कलिंग को तोसली है और दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी है और प्रासी पूर्वी प्रांत यानी पाटलिपुत्र है, बिहार में स्थापित पाटलिपुत्र है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुद्रमयी है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। नोट में देखिए, महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहरागौर का ताम्रपत्र अभिलेख में है। मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे। अशोक का सार ए कुन्ना किंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमैक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के रूप उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता है था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। आर्थिक अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। प्रांतों के प्रसारक कुमार या आयुपुत्र या राष्ट्रीयक कहलाते थे। इसके बाद देखिए, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पत्री के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। तो चलिए हम देखते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। ठीक है। मंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। सेनापति को सैन्य विभाग का प्रधान था। युवराज को राजपुत्र था। वेदारिक को राजकीय द्वारा रक्षक था। अंतवेदिक अंतपुर का अध्यक्ष। समाहत यानी आर्य का संग्रह करता। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष। प्रदेशिस्ट कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। चलिए हम आगे देखते हैं। नायक का नगर रक्षक का अध्यक्ष। कमानितक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्री परिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। चलिए हम आगे फिर देखते हैं क्या है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमी मई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक
9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रशासक समाज एवं उनके कार्य समिति। प्रथम है उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय है विदेशियों की देखरेख। तृतीय है जन्म मरण एवं विवरण रखना। चतुर्थ है व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम है निर्मित वस्तुओं के विक्रम का निरीक्षण। पांच है बिक्री कर वसूल करना। चलिए हम आगे फिर देखते हैं। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में चंद्रगुप्त विभाग महामत्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त को गृह पुरुष कहा गया। गुड पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को राजूक कहा जाता था। तो चलिए देखते हैं सैन्य समिति एवं उनके कार्य। देखिए समिति और कार्य में देखते हैं। प्रथम था जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय है यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय है पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम था राज्य सेना की देखरेख और पष्ट यानी कि छठा था रथ सेना की देखरेख। चलिए हम आगे देखते हैं। सरकारी यानी कि भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षों के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। द्रोण अनाज के माप के लिए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। उसमें है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्तियों को अपनाने वाले महिला रूपाजीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पूर्वोत्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक रहा। भगवान पुराणों के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। उनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट में देखें अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। तो ये वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। आगे में हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और भाई को सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।